अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम ख़ातीनो हज़रात, मेरे अज़ीज़ बहन और भाइयों, हकीम मोहम्मद ज़िया मतब इब्न तबीब आपकी सेहत के हबीब की जानिब से आप तमाम व्यूज़र को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सब अहबाब मेरे ख़ास तौर पे जो पुराने व्यूज़र हैं वो जानते हैं कि मैं कुछ मसरूफ़ियत की बिना पर आपकी खिदमत में कम हाज़िर हो रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अब मसरूफ़ियत कुछ कम हुई है और मैं अपने टॉपिक पर दोबारा वापस आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। जैसा कि आपने साबका मेरी वीडियोस देखी हैं कि जिसमें मैंने जिगर की तमाम वो अलामात जिसे आजकल मॉडर्न मेडिकल साइंस हेपाटाइटिस के नाम से जानती है और आप अहबाब भी उससे वाकिफ़ हैं, उस पर मैंने अपनी 5 वीडियोस आपको रिकॉर्ड करवाई और आप अहबाब ने बहुत अच्छे कमेंट्स भी दिए, बहुत सारी कॉल्स भी आईं और बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट आकर ठीक भी हो रहे। आप दोस्तों की फरमाइश पर कि जी आप तिब्बे यूनानी को भी साथ साथ रखें और इसके मुकम्मल जो अवारज़ात हैं हेपाटाइटिस के उसे खुलकर बयान कीजिए। आपके इन ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए मैं इंशाअल्लाह आज आपसे तफसीली और गहरी गुफ्तगू करूँगा। चे जाए कि इसकी 1 या 2 या 3 वीडियो बन जाएँ, ये अभी मुझे इल्म नहीं है। वक्त चूँकि आपको पता है मैं आपका लेता हूँ, लेकिन आपको इल्मी बात देता हूँ। मोहतरम ख़ातीनो हज़रात, आप याद रखिए कि साबका वीडियोस में मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि कोई प्रोफेसर साहबान हैं जिनकी बुक्स मैं आपके सामने रख कर पढ़ता रहा हूँ कि उनके इल्म में आज तक हेपाटाइटिस का ना तो कोई इलाज है सिवाय आर्जी ड्रिप्स और वैक्सीनेशन के, और ना ही वैक्सीनेशन के बाद भी उसका कोई रिज़ल्ट आता है, ना ही पीसीआर के बाद, ना एलएफटी के बाद, और ना ही अल्ट्रासाउंड के बाद, और ना ही इंसान की तबीयत को कोई दुरुस्तगी मिलती है, सिवाय इसके कि वो लाखों रुपए खर्च करके भी मायूस कर दिया जाता है। ये एलोपैथिक इलाज का तरीक़ाकार मैं आपको सबका 5 वीडियोज़ में सुना चुका हूँ। आज मैं आप अहबाब से ये बात करना चाहता हूँ कि आप मेरा अगर साथ देंगे और बड़े गौर और ध्यान से आप इस वीडियोस को और मज़ीद आने वाली वीडियोस को ध्यान देंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हेपाटाइटिस के मरीज़ कम से कम इन वीडियोस को सुनकर ये तो समझ लेंगे कि ये मर्ज़ काबिले इलाज है, ना कि एलोपैथिक की तरह दिन ब दिन उसके दर्जात आगे बढ़ते चले जाएं और ये नाकाबिले इलाज हो जाए और आखिरकार इंसान मौत की घाट उतर जाए। आइए जिगर की बीमारी हेपाटाइटिस का तारुफ और जिगर की बहुत सारी खसूसियात आप मेरी साबका वीडियोस में सुन चुके हैं। जो बात आज भी दिल में आ गई इंशाअल्लाह वो मैं करूँगा। सबसे पहले ये याद रखें कि हेपाटाइटिस जो है वो जिगर की सोजश को कहा जाता है। चे जाए कि वो ए हो, बी हो, डी हो, सी हो, ई हो, जितने दर्जात हमारे इन प्रोफेसर साहबान ने दिए हैं वो अलग हैं, लेकिन इन तमाम दर्जात में हेपाटाइटिस के तमाम दर्जात में जिगर बज़ाते खुद सोजश में आता है और उसकी कुछ ऐसी कैफियत होती हैं कि जो बदलने के बाद उसमें वायरस की शक्ल व सूरत बदल जाती है और फिर ये लोग उस वायरस को अलग नाम देकर एक अलग दर्जा, अलग कंडीशन करार दे देते हैं। होता ऐसे ही है, दर्जे भी बदलते हैं, कंडीशन भी बदलती है, स्टेप भी बदल जाता है जिगर। बेस जो है वो आज मैं आपको समझाऊं। जब कोई इंसान
मिजाज के तौर पर गर्म और खुश्क एशिया ज़्यादा इस्तेमाल करता है अपनी ग़िज़ा में, जो कि बज़ाते ख़ुद जिगर की ग़िज़ा है। अब वो गर्म खुश्क एशिया कौन कौन सी हैं, वो ग़िज़ाएँ कौन सी हैं, ये इंशाअल्लाह मैं आपको मुख्तसर इशारा किए देता हूँ। सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क करने वाली शराब है जो जिगर और गुर्दों को फना कर देती है। और इसके बाद वो तमाम तर ऐसी ग़िज़ाएँ जिनमें तेज़ मसालादार बहुत सारी स्पाइसी एशिया, जो लोग बड़े ज़ौक़ व शौक़ से आजकल होटलिंग कर रहे हैं, और फिर इस होटलिंग में तिक्के, कबाब, इसमें बर्गर, इसमें पिज़्ज़े, इसमें शवारमे, और इन चीज़ों में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल जिनका मिजाज गर्म और खुश्क बन जाता है, और बहुत ज़्यादा ज़ौक़ और शौक़ से ऐसी स्पाइसी चीज़ें लेना जिससे जिगर में और खून में हरारत की ज़्यादती होकर जमा होना शुरू हो जाती है। अब आप कहेंगे कि ये जमा होना हकीम साहब ने जुमला बोला है, तो इससे कबल चूँकि जिन लोगों ने मेरा साबका पूरा चैनल देखा है वहाँ तो इनको इस चीज़ का इल्म हो जाएगा, लेकिन जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे न्यू व्यूज़र हैं, उनसे एक तो गुजारिश ये है कि अगर ये वीडियोस आपके काम की ना हो और आपके कहीं भी अहल खाना में, आपके हल्का अहबाब में अगर कोई मरीज़ है तो आप ज़रूर उसे लिंक भेजा करें, ताकि इदारा इब्न तबीब की जो मेहनत की जा रही है आप अहबाब के लिए, बिलखुसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी दोस्त हैं मेरे, वो माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से इसको सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो गुजारिश आप सबसे ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। अब ये ग़िज़ाएँ क्या करती हैं, और जिगर का जो मैंने जज़्ब होना कहा, तो इससे मैं दो अल्फाज आपसे मांगूंगा कि जिगर के दो अफ़आल ऐसे हैं और जिगर के दो खादिम ऐसे हैं जिनको हमारी तिब्बे यूनानी में गुदद कहा जाता है। अब आप हेपाटाइटिस की तरफ आ जाएं और अपना ध्यान कहीं से भी है तो हटा लीजिए, फिर न कहिएगा कि हकीम ज़िया ने बात की हमें समझ नहीं आई। अब समझिए, सबसे पहले तो जिगर को समझते हैं कि जिगर के दो अफ़आल जो हैं, क्योंकि जिगर की कैफियत, नौइयत, वज़न, इसका सारे लूब्स वगैरह वो मैं बयान कर चुका हूँ। अब इसके दो अफ़आल हैं जो साबका वीडियोस में मैंने शुरू चैनल में कहे हुए हैं, लेकिन शायद किसी ने ना सुना हो, क्योंकि आज हमारा टॉपिक ही आ गया है तो ये हमें बात करना ज़रूरी है। जिगर के दो फ़ेल हैं। खाई हुई ग़िज़ा को जुज़्वे बदन बनाता है और उसके फालतू फुजलात को, खून के वेस्ट को, ग़िज़ा की वेस्ट को, और अपने खुलियात जो मुर्दा हो जाते हैं ब्लड में, उस वेस्ट को ये खारिज करता है। और वो खारिज करता है अपने खादम गुदद नाकला यानी नालीदार गुदद के रास्ते से, नालीदार जो ग्लैंड है उससे। जैसे हमारा पेशाब खारिज हो जाता है, हमारा पसीना खारिज हो जाता है, आसानी से पखाना आ जाता है, इस तरतीब से जितना भी निज़ाम इखराज है जिस्म का, ये जिगर के ज़िम्मे है। और याद रखिएगा अज़ीज़ दोस्तों और बहन भाइयों कि जिगर साले ग़िज़ा को जुज़्वे बदन बनाता है, ना कि गैर साले ग़िज़ा। अब गैर साले ग़िज़ा से आप समझेंगे जिसमें जले हुए तिक्के, जले हुए कबाब, जली हुई सालने और जले हुए जनाब पता नहीं आज क्या क्या आप होटलों में ले रहे हैं। ये तवे की जनाब मछली आ गई, ये फ्राई मछली आ गई, ये जनाब ग्रिल फिश ख़ास तौर पे इतनी जल जाती है। तो जब ये जला हुआ कार्बन आप साथ लेते रहते हैं ना, तो ये भी आपका वेस्ट होता है, और जिगर को इसे वेस्ट करने के लिए, खारिज करने के लिए, दफ़ा करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो अब ये गुदद नाकला से काम लेता है, और गुदद नाकला आपके ब्लड से जिगर के मातहत और जिगर की ग़ुलामी में रहकर आपके गुर्दों को ये खून में सारे फुजलात शामिल करके दे देता है। जो गुर्दे अगर सही काम कर रहे हों तो तरीके से खून साफ़ हो जाता है और ये ज़िंदगी की गाड़ी चलती रहती है।
इत्तेफाक ऐसा होता है कि बसा औकात, क्योंकि जिगर के दो खादम हैं, एक गुदद नाकला नालीदार जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, और दूसरा है गुदद जाज़बा। गुदद नाकला बजाते खुद जिगर इससे काम लेता है और ये काम खुद करता है, और गुदद जाज़बा चूँकि हम तिहाल, तिली और सिप्लीन को मानते हैं तो वो उससे काम लेता है। ये इंशाल्लाह मज़ीद आगे आप आएंगे तो आपको समझ आती चली जाएगी। जितने भी खून के वेस्ट होता है, खून की गंदगी होती है, फुजलात होते हैं, ये आपके ब्लड से जिगर के मातहत ही काम करते हुए ये खारिज हो जाते हैं। अगर तो ये मामला एतदाल पर रहे तो इंशाल्लाह फिर कोई हेपेटाइटिस का नाम नहीं आता, ना ए का, ना बी का, ना सी डी, कुछ भी नहीं, खुदा न खास्ता। आप ऐसी ग़िज़ाएँ ले रहे हैं जो मुसलसल कार्बन है, कार्बन बाहर से बन गई, जैसे मैंने अभी जली हुई ग़िज़ाओं का कहा, या फिर आप ऐसी ग़िज़ाएँ ले रहे हैं जो अंदर जाकर जल कर उनसे कार्बन बनता है। क्योंकि जो भी ग़िज़ा हम जितनी भी साफ़ सुथरी मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बहन भाइयों हम लेते हैं, वो तमाम ग़िज़ा हजूम के प्रोसेस से गुज़र कर उसका फुजला बनता है और उससे कार्बन भी बन जाता है। अगर जिगर के गुदद जाज़बा ज़्यादा तेज़ हों और आप अपने ग़िज़ाई अज्जा में स्पाइसी, तेज़ मसालेदार चीज़ें, गरम और खुश्क ज़्यादा इस्तेमाल करते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि एक तरफ तो आपके खून में कार्बन की ज़्यादती होती चली जाएगी, आपका खून जलता और सड़ता हुआ नज़र आएगा। जब भी आप किसी सिरिंज से आपका ब्लड निकलेगा या कोई निकालेगा तो वो ब्लैक नज़र आएगा। तो अब इन दो मामलात से जिगर आपके साथ तावन करता है, और वो तावन इस तरतीब से होता है, आप ज़हन में रखें कि हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं वो हमारे हजूम के प्रोसेस से गुज़र कर इंशाअल्लाह अगर वक्त मिला तो मैं इंसानी जिस्म के 4 हजूम को जिगर की हेपेटाइटिस तक भी इंशाअल्लाह एक स्टडी कर रहा हूँ जो आपकी खिदमत में रखूँगा इंशाअल्लाह। तो हजूम से लेकर पूरे प्रोसेस से आपकी पोर्टल वेन से जब कैल्यूस, कैम्यूस, मैदे, आंतों के सारे इंजाइम्स और हार्मोन्स, इंसुलिन, बाइल वगैरह मिलकर ये ग़िज़ा जिगर को जब जाती है तो वहाँ इसे एक उबाल आता है, जोश पकड़ता है ये आपका कच्चा खून, तो वहाँ पर सारी इखलात पैदा होती हैं जिसे हम तिब्बे यूनानी वाले इखलात कहते हैं, यानी खून भी, बलगम भी, सौदा भी और सुफरा भी। सुफरा को जिसे हम बाइल और जिगर की ग़िज़ा भी कहते हैं, जो आपके पित्ते में, गॉल ब्लैडर में जमा होकर पथरी का सबब बन जाता है। अगर ये एक तरतीब से पैदा हो रहा हो और आपकी खून की सफाई ठीक हो रही हो तो ये फिर पित्ते की पथरी नहीं बनती। क्योंकि याद रखिएगा, हेपेटाइटिस सी के मरीज़ का सबसे पहले पित्ता ही ख़राब होना शुरू हो जाता है, चे जाए कि उसमें पथरी ना बने, फिर भी इसमें हेपेटाइटिस में पित्ते का अमल दखल बहुत होता है। इंशाल्लाह ये भी मैं पित्ते की पथरी, इस पे भी इंशाल्लाह आपको पूरी तहकीकी एक वीडियो दूंगा। तो अज़ीज़ा ने मोहतरम, जब हम ऐसी एतदाल की ग़िज़ाएँ खाते हैं कि जो जिस्म से फुजलात को भी जिगर आसानी से खारिज कर रहा है, और सक और सिक्रेशन, ये 2 अमल हैं जिगर के पास, यानी आपकी खाई हुई ग़िज़ा में से असलियत वाले हिस्से, असली हिस्से, असली ग़िज़ाएँ जो क़ुव्वत वाली हैं वो उनको जज़ब करके खून में शामिल करके आपके बदले मा तहलील को पैदा कर दे, जो खून आपका आगे जा रहा होता है, और वेस्ट को ज़ाया कर दे। अगर ये सक का और सिक्रेशन का अमल एतदाल पे रहे तो फिर भी हेपेटाइटिस सी नहीं होता। अब होता ये है कि जब आप लोग ऐसी ग़िज़ाएँ जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ मुसलसल ही इस्तेमाल करते रहते हैं तो उनसे आपके ब्लड में गर्मी और खुश्की और बाइल की ज़्यादती होना शुरू हो जाती है। बाइल चूँकि जिगर की ज़ाती ग़िज़ा है, ये पीले रंग का मादा है जिसे एलोपैथिक ने बाइल कहा और यूनानी तिब ने इसे सुफरा कहा, और कुरान करीम में भी इसका सुफरा ही नाम आया है। सूरह बकरा में जब गाय का जिक्र आता है तो अल्लाह पाक ने सुफरा कहा,
तो ये पीलापन। तो हकीकत में आप ये ज़हन में रखें कि जब ये ज़्यादतियाँ ग़िज़ा की आप अपने साथ करते ही रहते हैं और कंटिन्यू इन ग़िज़ाओं को आप अपना शौक़ बनाकर उसको आप इस्तेमाल करते रहते हैं, तो एक वक्त आता है कि जिगर की ग़िज़ा हद से ज़्यादा बन जाती है, चूँकि वो बज़ाते ख़ुद बाइल को जज़्ब करके अपनी ज़िंदगी को बहाल रखता है। चे जाए कि उसका ताल्लुक़ दिमाग से भी है और दिल से भी है, ये अलग बात है, वो मैं अलग किसी टॉपिक में आपको तफसील दे दूँगा। तो अब इन ग़िज़ाओं से क्या होता है कि एक तरफ तो आपके खून के अंदर गर्मी बढ़ती चली जा रही होती है और दूसरी तरफ इस गर्मी के बढ़ने से जिगर का हुजम जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ये इसमें जिगर कहलाता है। इसमें दो किस्में होती हैं, एक तरी से जिगर फैल जाता है, वो अलग टॉपिक है, मैं आपसे अर्ज़ करूँगा। एक ये गर्मी से जिगर फूल जाता है। जब ये ग़िज़ा आपके जिस्म में कंटिन्यू जाती रहेगी तो इससे आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि जिगर का जो गुदद नाकला का फ़ेल है वो कमज़ोर होकर गुदद जाज़बा का फ़ेल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपके ब्लड के अंदर, आपके जिगर के अंदर मुर्दा खामरे रुकना शुरू हो जाएंगे और ब्लड के अंदर आपकी ग़िज़ा का कार्बन और वेस्ट और ये गर्मी खुश्की की ज़्यादती होकर आपके ब्लड के अंदर ख़राबियाँ शुरू हो जाएंगी। जब ये ग़िज़ा आपके जिस्म में जाती है तो एतदाल पर जब ये रहे तो इसके फुज़ले खारिज आसानी से हो जाते हैं। जब ज़्यादती हो जाती है तो फिर जिगर इनको अपने अंदर जज़्ब करना शुरू कर देता है, ताकि खून जितना बर्दाश्त कर सकता है ये उतना फुज़ला खून से गुर्दे ले लेते हैं। जब गुर्दे भी जवाब दे जाते हैं इस मर्ज़ में, आहिस्ता आहिस्ता पेशाब की जलन और चुभन और पेशाब कभी सुर्खी माइल, कभी स्याही माइल, कभी पीला जर्द और इस किस्म की अलामात स्टार्ट होती हैं, लेकिन बंदा उन्हें बिल्कुल नहीं गौर और तवज्जो करता, वो मामूली समझकर बर्दाश्त करता रहता है। तो उस बर्दाश्त की हद तक कभी कभी इत्तेफाक से वो इसके मद्दे मुकाबिल जब ग़िज़ाएँ ले लेता है तो उसे कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाता है, वो चलता रहता है। यही वजह है कि हेपेटाइटिस सी होने वाले मरीज़ को जो प्रोफेसर साहबान, डॉक्टर साहबान, एलोपैथिक वालों ने लिखा है कि इसका 20 साल तक तो पता ही नहीं चलता। वो यही वजह है कि आप ऐसी ग़िज़ाएँ खाते रहते हैं, कभी कभार को ऐसी ग़िज़ाएँ खा ली जो गुदद नाकला को तेज़ कर दे और कसरत से आपने गुदद जाज़बा वाली ग़िज़ाएँ ले ली तो ये आपके जिगर के अंदर बाइल पैदा होकर जमा होना शुरू हो जाएगा और अपने हुजम में वो बढ़ भी जाएगा। जब वो बढ़ जाएगा तो एक तरफ तो आपका बाइल जो है वो पित्ते की तरफ सप्लाई होके चल रहा है, तो आंतों को, खून को, ग़िज़ा को जितना बाइल चाहिए होता है वो आपका गॉल ब्लैडर और पित्ता ड्रॉप कर देता है। लेकिन पीछे चूँकि स्टोर ज़्यादा हो रहा है लीवर में, साथ साथ वो लीवर फैल जाता है। तो अब क्या होता है, गॉल ब्लैडर जितना उसे चाहिए, जितना उसका हुजम है वो आपके बाइल को ले लेता है और आपकी गलतियों से, आपकी ज़ाती ज़ौक़ से जब ये ग़िज़ा और बढ़ जाती है तो लीवर जो है उस बाइल को फिर खून की नालियों में देना शुरू कर देता है। जब वो बाइल खून की नालियों में आता है तो उसके अंदर सारे फुजलात और सारी आपकी वेस्ट मेरे दोस्तों ये बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे आपके गुर्दे भी, आपका पित्ता भी, आपका जिगर भी, आपका खून भी हद से ज़्यादा मुतासर हो जाता है। और ये रुकी हुई बाइल की जो रतूबत है इसमें ताफ़ुन शुरू हो जाता है और इस ताफ़ुन को चूँकि ऑक्सीजन की दिन ब दिन कमी हो रही है, जैसे कार्बन बढ़ता जाएगा ऑक्सीजन कम होती जाएगी, इंसान का सांस भी फूलने लग जाएगा, दिल की धड़कन भी बढ़ने लग जाएगी, दिमागी गुस्सा बढ़कर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, गाली गलोच आ जाएंगी और इस तरतीब से जितने अवारजात और जितनी अलामात लिखी हैं वो तमाम इस ब्लड की ख़राबी की वजह से और इस वेस्ट के मुस्तकिल सफाई ना होने की वजह से आपके जिगर में हेपेटाइटिस सी जैसी अमराज की अलामतें शुरू हो जाती हैं। अब रही बात, एलोपैथिक वालों ने इसे जरासीम से करार दिया है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि देखें, पहले आपने जो भी ग़िज़ा खाई है
वो जरासीमों वाली नहीं होती, उसमें कुछ अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो फलों में पाए जाते हैं, हमारे अनाज में पाए जाते हैं, तो वो तो हमें मुफीद होते हैं। हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं कि कोई ग़िज़ा ऐसी ना हो जिसमें कोई गंदा जरासीम हो, हम नहीं लेते। लेकिन जब आप ऐसी ग़िज़ाएं जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ आप कंटिन्यू उन्हें जारी रखते हैं, तो उनसे अजीज़ान मोहतरम, मेरे प्यारे बहन और भाइयों, क्या होता है, आपके जिगर में वो जो हुजम आ रहा है और वो जो बाइल बढ़ रहा है वो एक जगह पे रुक गया और आपके गुर्दों में भी वरम आना शुरू हो जाता है। क्या होता है कि वो बाइल जब रुका तो उसमें ताफुन आ गया। किस तरह? जिस तरह आप किसी भी चीज़ में ताफुन देखते हैं, दूध को 1 दिन रखें, 2 दिन रखें, 3 दिन रखें, तो उसको ख़राबी आते 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 चौथे 5वें दिन अगर आप देखेंगे तो दूध में इंतहाई बदबू पैदा हो जाती है। तो क्योंकि जिगर का प्रोसेस जो है वो हद से ज़्यादा एतदाल पर होता है, एतदाल से जब कोई चीज़ हम इसे ज़्यादा दे देते हैं तो वो फिर हिफाजत जिस्म के लिए उसे अपने अंदर रोक लेता है। जब वो अंदर रोकता है तो वो चीज़ें ज़ाहिर है वेस्ट होती हैं, ताफुन पैदा हो जाता है। फिर उस वेस्ट के साथ साथ आपकी पोर्टल वेन, चूँकि 80% कच्चा खून और ग़िज़ा कैलूस और कैमूस की शक्ल में जिगर को मुसलसल दे रही होती है, एक तरफ ये पोर्टल वेन आपकी, कभी आप हेपेटाइटिस सी के अल्ट्रासाउंड पेशेंट का करवा के देखेंगे ना, डॉक्टर लिखते हैं जी पोर्टल वेन लार्ज हो गई या इसमें स्मॉल हो गई या सुकड़ गई या उसमें गांठें आ गई हैं, तो ये बड़ी सारी रिपोर्ट्स में पढ़ता रहता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि आगे उसको आसानी के साथ जो सप्लाई मिल रही है जिगर को, जिगर बजाते खुद अपना गंदा जहरीला मवाद जो है जो साफ़ नहीं हो रहा और आगे पित्ता भी उसे नहीं अच्छे तरीके से ड्रॉप कर रहा, क्योंकि पित्ते की जितनी ज़रूरत है उसने उतना करना है। और इसके साथ जब ये हालात बन जाते हैं कि आपकी पोर्टल वेन जो है वो कंटिन्यू पीछे से वही ग़िज़ाएँ जो आप खा रहे हैं वो दे रही है, तो उस जहर में इजाफ़ा होकर वो जो पहले वाली रुकी हुई ग़िज़ाएँ आगे सप्लाई नहीं हो सकें या ख़ारिज नहीं हो सकें, उन फुजलात में ताफुन आकर जरासीम बन जाता है, कीड़े बन जाते हैं। अब दूध को जो कोई कहे कि दूध में जरासीम आए, मेरे भाई जब दूध ताफुन पकड़ेगा, जब ख़राब होगा, उसमें बदबू आएगी, फिर वो खट्टा होगा, फिर वो फिट जाएगा, फिर कुछ अरसे बाद उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। यही मिसाल आप गूंदे हुए आटे की ले लें, किसी भी आप इस मिसाल को ले लें कि किसी चीज़ को कोई माहौल मिलता है, जब उसे ताफनी माहौल मिला, उसके फजलात खारिज नहीं हुए और आप लोगों में कंटिन्यू शराब, चर्च, अफीम और इस तरह के नशे और ख़ास तौर पे ये कोल्ड ड्रिंक और ये जनाब स्टिंग वगैरह, ये सब में ऐसे केमिकल हैं जो आपके जिगर को रोकते हैं और उसमें सोजिश पैदा कर देते हैं। आप फितरी और कुदरती ग़िज़ाओं से दूर रहते हैं, दूध पीना लोग भूल गए हैं, मक्खन खाना भूल गए हैं, मलाई खाना भूल गए हैं, लोग शलजम, गाजर, कद्दू, टिंडा, पेठा, मूली, इन सब्जियों को लोगों ने छोड़ दिया। चिकन, मटन, बीफ, चिकन, मटन, बीफ और फिश, यही होटलिंग चल रही है। और रिच फैमिलियाँ सारे उनके खाने होटलों से या उनके जो कुक हैं आए दिन उनका कोई दोस्त अहबाब आया होता है, उसकी खातिर उन्हें गोश्त ही बनाना पड़ता है। यही वजह है जो घर बैठे साफ़ सुथरे माहौल अमीर तरीन लोगों में जो हेपेटाइटिस पैदा हो जाता है। गरीब आदमी तो अपनी ग़िज़ा में अचार, मिर्चें, नमक की ज़्यादती, तेज़ पकौड़े, समोसे, ऐसी चीज़ें लेता है तो उसके साथ भी ऐसा हो जाता है। तो अब ये जो जरासीम पैदा हो गए हैं, इन जरासीमों ने 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में ग्रोथ तो करनी है। जब डॉक्टर साहबान पहले जनाब अपना खुर्दबीनी मुआयदा करते हैं तो उस मुआयने में उनको जरासीम बारीक नज़र आता है, कुछ अरसे बाद जब देखते हैं तो वो जरासीम बढ़ जाता है, फिर और बढ़ जाता है, फिर और बढ़ जाता है। तो वो जरासीम के बढ़ने से जिगर के लूब्स भी और जिगर का ज़ाती जो हुजम है वो भी अप डाउन नज़र आता है। तो इसलिए उनकी सरदर्द बन जाती है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो अजीज़ा ने मोहतरम, ए बी सी डी कोई जिगर की मर्ज़ नहीं है, एक हेपाटाइटिस ही है, ये सोजिश जिगर ही है, ये खिलते सुफरा के रुक जाने से ही बनता है और खिलते सुफरा के रुकने से
उसके अंदर वेस्ट जितनी है, फुजलात जितने हैं, टूटे हुए सेल खून के और खामरे मुर्दा सब बलाएं शामिल होती हैं, तब हेपेटाइटिस की इब्तदा हो जाती है। अब ये खून ना तो गुर्दे साफ कर रहे हैं सही तरीके से और ना ही फेफड़े साफ कर रहे हैं सही तरीके से, क्योंकि एक तरफ गज़ाएं वही चल रही हैं, प्रेशर एक ही है गज़ाओं का, मिजाज नहीं बदला। तो फिर अजीज़ा ने मोहतरम, सांस का चढ़ना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मितली, कैब, कभी शदीद कब्ज़, कभी शदीद मोशन, इस तरह की अलामात फिर तबीयत में पाई जाती हैं। कुव्वत मुदाफ़ता बदन जिस्म की इंतहाई कमज़ोर हो जाती है और कुव्वत मुदाफ़ता बदन इंतहाई कमज़ोर होने के साथ फिर अपना एंटीबायोटिक सिस्टम जो कुदरती जिस्म के अंदर होता है इन जरासीमों के मारने का, वो उसका डैमेज होना शुरू हो जाता है। फिर हमारे डॉक्टर साहबान बाहर से वैक्सीनेशन की शक्ल में लगा देते हैं कि ये जरासीम मर जाएं। अजीज़ा ने मोहतरम, फ़िक्र की बात यह है कि जरासीम तो मारने के लिए वैक्सीनेशन बना ली गई, एलोपैथिक मेडिकल साइंस ने ये क्यों नहीं सोचा कि इसकी रीज़न तो ग़िज़ा है। क्या बंदे ने जरासीम खा लिए? क्या बंदा कोई गंदगी ऐसी ग़िज़ा खा रहा है कि जिससे जिगर फौरी रुक जाए? ऐसा नहीं होता अजीज़ा ने मोहतरम। तो गुजारिश मेरी ये है, इदारा इब्न तबीब आपको तमाम वीडियोस में बेहतरीन इल्मी, तहकीकी और रिसर्च वाली बात करता है। आप इस पे इंशाअल्लाह आएँ और आपको इस चैनल पे ज़िंदगी रही हकीम ज़िया की, तो आपसे इंशाअल्लाह खुली बातें करता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं इंशाअल्लाह एक दो लफ्ज़ आपसे और कहकर इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। फिर इंशाअल्लाह इससे अगला एक बाब जो है वो इन्हीं बातों से आगे मैं लेके आऊँगा। तो उम्मीद ये है कि आपको हेपेटाइटिस सी की कुछ वजूहात, चंद वजूहात, मैं अगर तिब्बी रूह से बात करूँगा ना तो वो आपकी समझ में नहीं आएगी। मैं ऐसी अवामी गुफ्तगू कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ सेंस रखने वाले कुछ आदमी, कॉमन सेंस से भी ये बात समझ आ रही है कि ये जो जिस किस्म की ग़िज़ाएँ हम खाए जा रहे हैं कंटिन्यू, वो जिगर के ज़िम्मे होती हैं, उनको हज़म करना, उनसे खून बनाना, उससे बलगम बनाना, सौदा बनाना, सुफरा बनाना। लेकिन जब एक ही मादे, एक ही खिल्त की ज़्यादती वाली ग़िज़ाएँ जिससे कि वही खिल्त पैदा होनी है, जब हम वो खा लेंगे तो ये हेपेटाइटिस सी की इब्तदा मैंने आपको इस वीडियो में आज जिक्र कर दी है और ये तिब्बे यूनानी की रूह से जिक्र कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर यहाँ से आगे चलकर मैं आपको तफसील दूंगा कि इसके दर्जात कैसे बदलते हैं। जिगर फूलता है, फिर सुकड़ता है, फिर फटता है, फिर शराशिद होता है, फिर जिगर का कैंसर। इंशाअल्लाह ये बातें आपसे मैं अगली वीडियो में करूँगा। उम्मीद है मेरे दोस्तों को बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो, और अगर आपको समझ आई होगी तो अच्छे कमेंट से ही नवाज दीजिएगा। आपका शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।